Welcome back friends to my channel. I am Anjali, banking aspirant. In this video I am going to share the two circulation I have discussed yesterday. उनके बारे में ही यहाँ पे पूरा मैं बताऊंगी कि उन सर्कुलेशंस में मैंने क्या नोट डाउन किया है और इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या हैं. ये जो पहला सर्कुलेशन है ये आरबीआई ओम्बड्समैन पर है. यहाँ पर सबसे पहले मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि आरबीआई ने एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ ओम्बड्समैन ये 15 मार्च को मुंबई में किया हुआ है. कहाँ किया हुआ है और एनुअल कॉन्फ्रेंस है. दूसरा इसमें ये कि इसका थीम क्या होगा, प्रोटेक्टिंग द कंज्यूमर, बिल्डिंग रॉबस्ट सिस्टम एंड प्रोक्योर्स. ये थीम इम्पॉर्टेंट रहेगा. देन उसके बाद यहाँ पे ये लिखा था फेयर ट्रीटमेंट ऑफ कस्टमर एंड इफेक्टिव ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म. ये दो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है. तो ये पूछ सकता है कि ओम्बड्समैन के दो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या होंगे. वो मैंने मेंशन किया है. देन उसके बाद 6 पॉइंट्स थे जिनको कैटर किया गया था कॉन्फ्रेंस में. जो सबसे पहला था वो कल्चर ऑफ कंज्यूमर सेंट्रिक और एंड कमिटमेंट टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन. तो इसमें ये चीज़ पूरा एक्सप्लेन किया हुआ था. मैंने सिर्फ उसका ओवरऑल जो रिव्यू था वो लिया हुआ है. बेसिकली इसमें जो भी चीज़ें हैं कंज्यूमर को हर चीज़ समझ में आनी चाहिए, पता चलनी चाहिए और उसका जो भी ग्रीवांस है उसको जल्द से जल्द सॉल्व करने पे था. क्लियर, ट्रांसपेरेंट, कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन होनी चाहिए प्रोडक्ट सर्विसेज की. हर एक चीज़ उसमें प्रॉपरली जो कंज्यूमर है उसको पता होनी चाहिए. और वेरी एसेंशियल फॉर इस्टेब्लिशिंग ट्रस्ट. वही ट्रस्ट बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है. तो ट्रस्ट बिल्डिंग पे ध्यान देने पे था ये, और कस्टमर रिलेशंस को और इम्प्रूव करने के लिए. देन दूसरा था इफ़ेक्टिव ग्रीवांस रिड्रेस. इसमें क्या था, स्कीम के अंदर लगभग इतने 2.34 लाख ग्रीवांसेस रिसीव हुए थे 2022-3 में, फॉलोड बाय 2.68 ग्रीवांसेस इस साल में अभी तक किए गए हैं, जब तक का ये लिया गया होगा डाटा. और इसमें डिस्पोजल रेट रहा है 98, मतलब 98% डिस्पोज किया गया है. तो ये डाटा काफ़ी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रहेगा. दूसरा जो इसको सॉल्व करने का एवरेज टर्म देखा गया है, टाइम देखा गया, वो 33 डेज़ है 2022 और 3 में, जबकि 57 डेज़ पहले लगता था. वो चेंज होकर या इम्प्रूव होकर अब 33 डेज़ हो गया है. बट ऐसा बोला गया है कि विद इन 30 डेज़ इसको करना है. नेक्स्ट था डाटा एनालिसिस फॉर इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ सर्विसेज. तो इसके लिए ये है डाटा ड्रिवन अप्रोच रखनी है, और यहाँ पे एआई को भी इंक्लूड करने की बात की गई है कि डाटा ड्रिवन अप्रोच अगर रहेगी तो वो इम्प्रूव करेगा. दूसरी चीज़, एआई का जो एडवेंट है, मतलब एआई को अगर हम यूज़ करते हैं तो वो साइबर सिक्योरिटी में काफ़ी ज़्यादा और प्रॉब्लम्स को बढ़ा देगा, क्योंकि एआई आने से हमारा काम इजी हो जाएगा, बट उसके साथ साथ सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स भी आएंगी. कंज्यूमर्स बहुत सारे फ्रॉड, थ्रेट्स, इन सब चीज़ों से भी फिर इन सब चीज़ों का भी सामना करना पड़ेगा. ये था. देन फोर्थ था कंज्यूमर एजुकेशन एंड अवेयरनेस. इसमें कई सारे पॉइंट्स थे जो मैंने यहाँ पे लिखा है. लाइक ये है आरबीआई कहता है, आरबीआई सेज. देन मनी कुमार, आवर मैस्कॉट मनी कुमार और मिस मनी. देन उसके बाद यहाँ पे बुकलेट भी थी, लाइक बी अवेयर. देन जिसमें राजू एंड 40 थीव्स हैं. इसके अलावा एक और है बुकलेट, अलर्ट फैमिली. इस तरीके की अलग अलग यहाँ पे बुकलेट्स थी जो कि अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए यूज़ की गई हैं. और इसमें अवेयरनेस बेसिकली यही है कि किस तरीके से आरबीआई के जो भी रेगुलेशंस वगैरह हैं उसको हम वहाँ, मतलब वो सारी चीज़ें समझ सकते हैं और फ्रॉड्स वगैरह से बच सकते हैं. ये ओवरऑल इसी के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ था. देन 5th पॉइंटर यहाँ पे है कैपेसिटी बिल्डिंग विद इन रेगुलेटेड एंटिटी. तो यहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग इसके लिए किया गया है कि टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है हर लेवल पे एम्प्लॉयज़ को, ताकि उनकी इफ़िकेसी को बढ़ाया जा सके. और दूसरा ये कि पॉजिटिव शिफ्ट लाया जाए, कैटलिस्ट उनको, जैसे अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं उसके लिए उनको कुछ इंसेंटिवाइज किया जाए इस तरीके से, ताकि वो
और पॉजिटिव डायरेक्शन में काम करें। देन उसके बाद है फ्यूचरिस्टिक अप्रोच टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच यही है कि एआई कैपेसिटीज़ है उसको यूटिलाइज करना, एट द सेम टाइम प्रॉब्लम आएगी जो भी, उस चीज़ का भी ध्यान देना है कि जो भी फ्रॉडुलेंट्स वगैरह एआई के साथ साथ आएंगे वो। सो इट्स डेवलपमेंट इन प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड, एंटिटी verification, vulnerability mitigation and data protection are however at the nascent stages। so आगे उसी को एक्सप्लेन किया हुआ है। सो बेसिकली अगर ओवरऑल हम इसका देखें रिव्यू, तो ओवरऑल यही है कि ये सारे चेंजेस और ये सारी जगह पर पॉइंट्स पर इम्प्रूव करना है। और उसके अलावा यहाँ पर एक पॉइंट था कि रिसेंटली आरबीआई के ओम्बड्समेंट ऑफिसेस कहाँ कहाँ खुले हैं। सो शिमला में मार्च 23, चेन्नई में अप्रैल 23, कोलकाता में जून 23। देन इसके बाद वे फॉरवर्ड था जिसमें आरबीआई के चेयरमैन अनिल कुमार मिश्रा के अंडर में एक कमिटी बनी है जो कि इस चीज़ को इंश्योर करेगी कि ओम्बड्समेंट पे जो भी जो रिव्यू देगी जून में, आई गेस अप्रैल 2024 तक ये अपना रिव्यू सबमिट करेगी कि क्या क्या मैकेनिज़्म में चेंजेस करने चाहिए कि इफ़िशियंसी इम्प्रूव हो जाए। सो अगर हम ओवरऑल इस पूरे का एनालिसिस देखते हैं तो जो यहाँ पे मुझे लगता है मेजर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहेगा कि आरबीआई ने एआई पर वर्क करने को कहा है। एट द सेम टाइम एआई से जो भी थ्रेट्स वगैरह हैं उनको भी बताया है कि थ्रेट्स से भी हमको ध्यान, मतलब थ्रेट से भी हमें प्रॉब्लम है। सो सिक्योरिटीज़ वगैरह पे। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे छोटे छोटे से क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। अब इसलिए यहाँ पर आरबीआई ने एआई पर बोला है कि एआई पर वर्क करना है हमें, और साथ ही साथ हमें उससे रिलेटेड जो भी थ्रेट्स वगैरह हैं उन पर भी ध्यान देना है। सो ये ओवरऑल रहेगा। और जो फेज़ 1 में क्वेश्चंस आ सकते हैं वो तो डायरेक्ट वाले हैं, वो मैंने बता दिया ऑलरेडी। बट फेज़ 2 के लिए ये कैसे इंपॉर्टेंट होगा, एक तो डायरेक्टली ओम्बड्समेंट क्या है वो पूछ लेगा, तो आपको ओम्बड्समेंट बताना होगा। उसके साथ आपको अच्छे जो पॉइंटर्स हैं विद देयर हेडिंग्स वो वहाँ पे मेंशन करना होगा। बट दूसरी चीज़ जो इससे क्वेश्चन पुट अप हो सकता है विद रिलेटेड टू दिस, वो ये हो सकता है कि आरबीआई किस तरीके से लोगों को एजुकेट करती है, तो वहाँ पे जो भी बुकलेट्स वगैरह का यूज़ है वो हम मेंशन कर सकते हैं। उसके अलावा आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ यहाँ पे अलग सा दिया हुआ है, बट यहाँ पे जो बुकलेट वगैरह था वो मुझे लग रहा है कि वो पूछ सकता है। और बाकी वो अगर आरबीआई की पूछता है वर्किंग, तो आरबीआई का काम क्या है, तो उसमें हम ये सारी चीज़ें भी इंक्लूड कर सकते हैं। सो ओवरऑल ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा फॉर आरबीआई फेज़ 2 और 1 के लिए तो जो वन लाइनर्स है वो है ही। सो अब ये सेकंड है, उद्गम पोर्टल पे था। सो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे उद्गम का उद्गम का यहाँ पर फुल फॉर्म दिया हुआ है। सो उद्गम का फुल फॉर्म है अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स गेटवे टू असेस इंफॉर्मेशन। ये एक ऑनलाइन पोर्टल है जो आरबीआई ने किया था ताकि जो भी अनक्लेम्ड और अकाउंट्स वगैरह है उसको क्लेम किया जा सके, अदरवाइज़ फिर उसको आरबीआई यूज़ कर सकता है। सो 30 बैंक्स अभी तक इससे जुड़ चुके हैं और आने वाले टाइम में बाकी बैंक्स भी जुड़ जाएंगे, और इसमें हम उन्हीं वाले पैसों को क्लेम कर सकते हैं जो डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस के अंदर आते हैं। 90% अराउंड इनका जो पैसा है, मतलब जो 10 साल या 10 साल से ज़्यादा पैसे जमा हैं और कोई उसको आ करके नहीं बोल रहा है, क्लेम नहीं कर रहा है, सो उसके जो पैसे उसके लगभग 90% पैसे पर हम उद्गम पोर्टल पे जा करके वहाँ पर अपना हम जब सारी इन्फॉर्मेशन और प्लेस करेंगे तो वहाँ पे हमको एक नंबर जनरेट होगा, वो अभी आगे दिया हुआ है, मैं उसको फर्दर अभी डिस्कस करती हूँ। पहले पॉइंट वाइज अगर देखते हैं सो यहाँ पर ये है कि उद्गम पोर्टल में जो भी हम सिर्फ उद्गम पोर्टल में क्लेम करेंगे उसका जो हमें पैसा वगैरह मिलेगा वो हमारा जो रिस्पेक्टिव बैंक होगा उससे ही मिलेगा। देन फर्दर ये यूनिक नंबर होगा जो जनरेट होगा, और ये नंबर बैंक को पता होगा और जो जिसने इसको जनरेट किया उसको पता होगा। ये इसलिए है ताकि किसी भी तरीके का फ्रॉड ना हो पाए बीच।
देन उसके बाद यहाँ पे डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड है जो कि 2014 में आरबीआई ने बनाया था। ये अंडर सेक्शन 26A है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर में है, ये वाले सेक्शन में पूछ सकता है कि किस सेक्शन में है। फर्दर ये 24 मई 2014, तो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ सकता है इससे रिलेटेड। सो फर्दर कितने टाइम तक के लिए, सो ये 10 ईयर और उससे ज़्यादा जो भी अनक्लेम डिपॉजिट्स है, जो भी अनक्लेम डिपॉजिट्स है आप उसको जा कर के क्लेम कर सकते हो कभी भी। बट यहाँ पर गाइडलाइन में यही दिया रहता है कि जितना जल्दी पॉसिबल हो सके, जैसे ही आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है आप जाके क्लेम कर लो। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि आप 10 साल बाद 20 साल बाद जाओगे तो वो आपका पैसा नहीं देंगे, वो आपका पैसा देंगे। जस्ट आपको एक अप्रोप्रिएट आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, आप जाके वहाँ पे प्रूव कर दोगे, देन आपको वो मिल जाएगा। सो यहाँ पर वही सारी चीज़ें दी हुई हैं। और उसके अलावा यहाँ पर कुछ चीज़ें थी कि अगर बैंक लिक्विडेशन में जा रहा है, बैंक के पास पैसे नहीं है तो क्या होगा। सो जो बेसिक रूल्स होते हैं, जो हमारे नॉर्म्स फॉलो होते हैं, DICGC 5 लाख के अंदर तक का होगा तो वो पे करेगा, उससे ज़्यादा का होगा तो भी वो मैक्सिमम 5 लाख तक का इंश्योरेंस ही देगा। सो ये दो सर्कुलर्स थे, दो में ये कवर हुआ था, मैंने दोनों को जस्ट कंबाइन करके एक बना दिया है। सो अब ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट हो गया। अगर उद्गम बोलता है तो उद्गम डायरेक्ट पूछ सकते हैं, इसमें कई सारे वन लाइनर्स पूछे जाने वाले हैं जो फेज़ 1 में आ सकता है। अदरवाइज फेज़ 2 के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्टली वो उद्गम पोर्टल ही पूछ लिया अगर, तो आपके पास 500 वर्ड या फिर आपके पास 400 वर्ड होने चाहिए लिखने के लिए। सो ये कम्प्लीटली हो जाएगा कि हाँ, इससे आपको बेसिक सारी ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। सो आई होप यू लाइक ये जो भी मैंने पॉइंटर्स नोट डाउन किए हैं और एक्सप्लेनेशन दिया है इसका। और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि ये पढ़ाने के पर्पज़ से है, मैं खुद भी सीख रही हूँ, सो पढ़ाने के पर्पज़ से नहीं है ये, जस्ट इसलिए है कि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि किस तरीके से प्रिपरेशन शुरू करें। और आज अगर मैं बात करूँ तो आज ही कई सारी चीज़ें ऐसी हुई है इंसिडेंटली जिससे मुझे रियलाइज़ हुआ। इसके पहले मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, ये लग रहा था कि हाँ फेज़ 1 फेज़ 2 तक का, बट आज मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ है कि अगर सही तरीके से किया जाए प्रिपरेशन तो ज़रूर RBI ग्रेड भी किया जा सकता है। इट इज़ जस्ट दैट कि आप अपना माइंड मेकअप कर लो कि हाँ आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो, आप उस चीज़ के लिए तैयारी करना चाहते हो। बाकी यू नेवर नो कि आगे क्या रिज़ल्ट होगा। So I hope you like my video, and if you like my video then please do like my video, share my video and subscribe to my channel. एंड अगर ये वीडियो पसंद आती है आपको तो प्लीज़ कमेंट करके आप बताना। सो इसी तरीके से मैं और भी सर्कुलेशंस वगैरह जो रीड करूँगी मैं उसके छोटे छोटे एक्सप्लेनेशंस दे दूँगी या फिर पॉइंटर्स नोट डाउन कर दूँगी, ताकि आपको भी समझने में ईजी हो कि किस तरीके से करना है। और अगर आपको इससे बेटर वे पता हो सो प्लीज़ आप वो भी मुझसे शेयर कर सकते हो। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।